नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पर्सनल फाइनेंस पर बड़ा शो मनी मंत्र के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आज हम दो एक ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे लोग अपने पैसों को बढ़ाने और साथ ही साथ संभालने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बात होगी एसआईपी और एफडीआई की। तो अगर एसआईपी की बात की जाए तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाता है। ये पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए आप इक्विटी यानी बाजार में लगाते हैं। इसमें फायदा भी होता है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है क्योंकि ये बाजार के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक करते हैं, यानी कि अगर आपका जो टाइम वैल्यूएशन है वो लंबा टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, तो धीरे धीरे आप एक अच्छा कॉर्पस यानी कि अच्छी रकम इकट्ठा कर पाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बड़ी रकम जो है उससे शुरुआत करना ज़रूरी नहीं होता, आप कम अमाउंट से भी शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीका है अपने पैसों को बचाने का। अब इसमें आप अपने पैसों को बैंक में एक तय समय सीमा के लिए रखते हैं। इसमें आपको पहले ये पता होता है कि कितना आपको इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। यहाँ पर रिस्क कम होता है। कहते हैं ना कि जब आप निवेश करते हैं तो उसकी रिस्क एपिटाइट आपको देखनी पड़ती है और रिटर्न भी अपने नाम की तरह फिक्स रहता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा सुरक्षित रहे और ज्यादा झंझट ना हो तो ये आसान तरीका है। तो आज के मनी मंत्र में एसआईपी और फिक्स्ड डिपॉजिट पर हम विस्तार से करेंगे मंथन और जानेंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो की शान इन दोनों ही पर निवेश करके बढ़ा सकते हैं आज के मनी मंत्र में। तो सवाल यही जहन में कि क्या बेहतर है विकल्प निवेश के लिहाज से, जब हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं या फिर एसआईपी की, इनमें से बेहतर क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर एफडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न है यानी कि जो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा वो फिक्स रहता है, लगभग 5 से 8% सालाना। वहीं अगर एसआईपी की बात की जाए तो ये 10 से 15% तो होता है रिटर्न, लेकिन क्योंकि ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है और बाजार के सेंटिमेंट को बहुत कुछ कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, हम बात करते हैं ऑयल मार्केट की भी, तो उस हिसाब से जो एसआईपी है उसका रिटर्न बाजार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उस पर निर्भर करता है और इसीलिए इसका रिटर्न 10 से 15% सालाना। अब एफडी रिस्क एपिटाइट यानी कि जोखिम लेने की जो क्षमता अगर आपकी है तो यहां पर रिस्क कम रहता है और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है। अब एसआईपी की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से लगातार आपको रिटर्न जो है उस तरह से आप उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं। इसीलिए साथ ही अगर एफडी की बात की जाए तो मार्केट पे कुछ भी हो रहा हो, इंटरनेशनल फैक्टर्स हो, अगर हम रुपए और डॉलर की इक्वेशन की बात करें, हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं, उस ग्लोबल सेंटिमेंट का असर एफडी पर नहीं पड़ता और लंबे समय में पैसा यहां पर तेजी से बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं एसआईपी की, क्योंकि मार्केट में जब हम देखते हैं दबाव है तो मार्केट में अच्छा पैसा लगाने की उम्मीद की जाती है, उसी का असर एसआईपी पर भी पड़ता है। एफडी जल्दी पैसे की जरूरत है अगर हमें, यानी कि हम चाहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर जो कहते हैं ना कि आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, आपने उस फाइनेंशियल गोल को दिमाग में रखकर अगर आपने एफडी प्लान की है तो जल्दी पैसा आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए एक सही विकल्प है। लेकिन यहां पर ये पैसा निकालने के लिए और एसआईपी एक बड़ा कॉर्पस यानी कि पैसा बनाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए बड़ा अमाउंट, ये सही विकल्प माना जाता है। एफडी में महंगाई के हिसाब से जिस तरह से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, फायदा कम होता है क्योंकि उसका फिक्स्ड आपके पास जो रिटर्न अमाउंट है वो रहता है। लेकिन यहां पर महंगाई से ज्यादा कमाई का मौका होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाजार के ताल पर नाचता है। एसआईपी की बाजार में अगर उतार है, बाजार में अगर चढ़ाव है, तो उस हिसाब से आपकी जो रिटर्न का अमाउंट है वो वेरिएबल रहता है। एफडी में आपको एक मुश्त रकम जो है वो जमा करनी होती है, वो आप अपने हिसाब से 2 लाख 2.5 लाख से लेकर जितना आप आगे एफडी को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक मुश्त रकम आपको जमा करनी होती है। लेकिन एसआईपी की जो शुरुआत है वो आप 500 1000 रुपए से लेकर आगे बड़े अमाउंट से भी आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो। अब अगर आप एफडी तोड़ते हैं, मान लीजिए किसी वजह से आपको जो तय समय सीमा थी उससे पहले आपको एफडी की जरूरत है, अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन एसआईपी में अगर आपको पैसे की कभी भी जरूरत है तो पेनल्टी के बिना आप पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको उस पैसे की जरूरत है किसी भी वजह से। तो
क्या बेहतर विकल्प होगा इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कोशिश हमने ये की कि हम आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार एफडी या एसआईपी में से आपके पास क्या चुने। अब एफडी में पैसा 1 से 3 साल में चाहिए होता है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो, और रिटायरमेंट के लिए इसे आप बचत मानते हैं, यानी कि यहां पर वही बात जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या कॉर्पस है उसकी तय समय सीमा के लिहाज से हम यहां पर ये वैल्यूएशन देख पा रहे हैं। यानी कि अगर आपको पैसा 1 से 3 साल में चाहिए, कम आपके पास टाइम पीरियड है, आपको आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है, तो आपके लिए एफडी एक बहुत बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आप अपने रिटायरमेंट को बहुत सुखद, सुगम और यादगार अनुभव बनाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जब आप निवेश की बात करते हैं। एफडी, अगर आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, मतलब आप चाहते हैं कि आप वही ओल्ड ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका अपनाना चाहते हैं जहां पर आपको पता है कि मैंने इतना तय अमाउंट एफडी में डाल दिया और अब मैं निश्चिंत हो गया हूं और इसे मैं जब निकालना चाहता हूं, जो टाइम पीरियड तय किया गया उसके बाद मैं निकाल सकता हूं। यहाँ एसआईपी की अगर बात करें तो बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, या अगर आप आगे कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ साथ तय और स्थिर कमाई, यानी कि यहाँ पर स्थायित्व बहुत जरूरी है, उस लिहाज से एफडी एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं अगर आप लंबे, मैंने कहा ना कि आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है, क्या वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके लिए आप एसआईपी और एफडी का चुनाव करते हैं। तो एसआईपी, अगर आप लंबे वक्त का कोई फाइनेंशियल गोल चुन रहे हैं, जैसे कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पैसे की सुरक्षा अगर आपके दिमाग में बेहद जरूरी, क्योंकि हर किसी के फाइनेंशियल लिटरेसी के अपने अपने मापदंड होते हैं। अगर कोई अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो एफडी के जरिए विकल्प निवेश कर सकता है। और अगर आप लंबी अवधि में निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम सीधे उनसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र वाधवा साहब, सह अध्यक्ष कैपिटल और कमोडिटी मार्केट कमेटी पीएचसीसीआई, और साथ ही साथ आशुतोष गुप्ता साहब मौजूद हैं, निदेशक और प्रिंसिपल ऑफिसर वैल्यू रिसर्च। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। वाधवा साहब, असल में जब भी हम अपनी निवेश को प्लान करने की बात करते हैं तो इसका बाइफर्केशन करना बेहद ज़रूरी है। तो एक सवाल हमेशा आता है कि अगर हम छोटे अमाउंट से शुरुआत करें तो एसआईपी, बड़ा अमाउंट तो एफडी, लेकिन बेहतरीन विकल्प अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है आपके नज़र में क्या है? धन्यवाद आंचल जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए। इंडियन इन्वेस्टर के लिए राइट इन्वेस्टमेंट मिक्स डिपेंड करता है 3 चीज़ों से, जैसे आपने भी पहले बताया। एक तो गोल, एक टाइम होराइजन और लिक्विडिटी नीड्स। जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया था कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, आपका कितना टाइम होराइजन है और आपकी कितनी रिस्क प्रोफाइल है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स बना सकते हैं। विकल्प बहुत सारे हैं आज की डेट में। कन्वेंशनल, जैसे आपने बताया, एफडीआर एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें रिस्क प्रोफाइल कम, अगर किसी की नहीं है या कम है तो वो इसके ऊपर जा सकते हैं। टिपिकली इसमें आपको रिटर्न जो है 7 to 8% के करीब रिटर्न आती है। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर कोई अपने रिटायरमेंट के कगार पे है, रिटायरमेंट के आसपास है, तो एक ये बहुत अच्छा विकल्प है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो सीनियर सिटीज़न एक सेविंग स्कीम है, उसके अंदर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 8.2 आज का करंट रेट है, तो वो भी एक विकल्प है, एफडीआर की सब क्लास है। और इसी तरह अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है तो आप कैपिटल मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे आपने बताया, अगर आपने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो एफडीआर या आरडी हो सकती है। इसी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करनी है तो आप एक मुश्त दे सकते हैं पेमेंट, या सिप की तरफ से आप जा सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की उसमें जा सकते हैं। ये सिप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में जा सकता है। इट कैन बी इक्विटी लिंक स्कीम, इट कैन बी डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिंक, बैलेंस फंड हो सकता है और डेट फंड भी हो सकता है। तो ये रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा मानना है कि आपको एक परफेक्ट मिक्स बनाना है बेस्ड ऑन योर गोल्स। और गुप्ता साहब, ये जो परफेक्ट मिक्स है, ये परफेक्ट मिक्स बनाने का रेसिपी क्या है, फॉर्मूला क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स को अपने टाइम होराइजन के साथ सेट करने के लिए एक निवेशक के मन में कई संदेह होते हैं। जी, तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं नरेंद्र जी से सहमत हूँ
कि एक मिक्स निवेशक को बनाना चाहिए। अब ये मिक्स जैसा कि आपने पूछा किस निवेशक के लिए क्या हो, तो ये थोड़ा निवेशक को अपनी निजी परिस्थितियों के हिसाब से सोचना चाहिए। जो पैसा आप एक इमरजेंसी को से निपटने के लिए रखना चाहते हैं, कुछ आपको अगले साल 6 महीने में, 1.5 साल 2 साल तक में बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर की डाउन पेमेंट के लिए कुछ ऐसा पैसा आप रखना चाहते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और जो नॉन नेगोशिएबल है आपकी ज़िंदगी में, वो आप एफडी में रखिए। उसका सेफ होना रिटर्न से ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे का सुरक्षित रहना। और जो पैसा आप लंबे समय के लिए अपनी रिटायरमेंट के लिए या 10-15 साल दूर जो आपके कुछ ऐसे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं वित्तीय तौर पर, वो पैसा ज़रूर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के ज़रिए, एसआईपी के ज़रिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, उस ज़रिए से निवेश करिए, क्योंकि अमीर आप उसी से बनेंगे। एफडी को आप मानिए कि वो आप पैसा रखिए जिसको आप सेफ रखना चाहते हैं, रिटर्न की आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहते। और अगर आप देश की उन्नति में भागीदारी चाहते हैं, हमारा देश बड़ी तेज़ी से प्रगति की ओर अग्रसर है, अगर आप उसमें भागीदारी चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको वो भागीदारी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको इक्विटी का निवेशक होना ज़रूरी है। और वो आजकल म्यूचुअल फंड के ज़रिए काफ़ी सुगम ये आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप मात्र 500,000, 5,000 जो आपकी वित्तीय परिस्थिति आपको एनेबल करती है, उतने अमाउंट से आप अपना निवेश म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। वाधवा साहब, क्योंकि हम लगातार फंड्स का नाम ले रहे हैं, ऐसे में फंड का चुनाव करना, अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं, उसका थंब रूल क्या रहना चाहिए एक निवेशक के लिए? देखिए, जब हम एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं या फंड हाउस को सेलेक्ट करते हैं, उसके 2 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। सारे रेगुलेटेड हैं, हमारा रेगुलेटर से भी है, वो इन सारे फंड्स को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रेगुलेट करता है। उसी के अंदर ये जो फंड्स हैं, ये डिफरेंट स्कीम्स को ऑफर करते हैं। डाइवर्सिफाइड, जैसे मैंने कहा, आज की डेट में हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल बहुत हलचल है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आपको जैसे बताया आशुतोष जी ने, अगर हमारे को ग्रोथ देखनी है तो हमारे को कहीं ना कहीं इक्विटी में जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी हमारे को देखना है, उसकी सब जो है सेगमेंट है कि कौन से ग्रोथ सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में जैसे काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर आया है, एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर कर आया है। तो अगर मेरे को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो या तो मैं थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन सेक्टर्स के अंदर स्पेसिफिक जाऊंगा, और अगर मैंने रिसर्च अच्छी करी हुई है तो मैं उसके अंदर जा सकता हूं। जहां मैं सारा डिपेंड करना चाहता हूं मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर और उनके ऊपर, तो मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड ले सकता हूं जो अपने आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं उसके अंदर मिक्स करना चाहता हूं एक रेगुलर इनकम को और डेट पार्ट को भी, तो एक बैलेंस फंड की तरफ वो जा सकते हैं। तो ये, जैसे आशुतोष जी ने भी कहा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल गोल्स पे, रिस्क प्रोफाइल पे, और उसको कितना उसका रिस्क अवर्स है और कितनी लिक्विडिटी रखना चाहता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्टोरल इंडाइसेस को और उसकी ग्रोथ को इवैल्यूएट करके आप अपने फंड का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आगे की राह किस तरह से होगी इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए मनी मंत्र के साथ। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के का स्वागत। और हम चर्चा कर रहे हैं मनी मंत्र में आज कि किस तरह से एसआईपी या फिर एफडी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है निवेश के लिहाज से, क्योंकि हमने एसआईपी पर चर्चा जो है वो लगातार हम कर रहे हैं, जिसमें कौन सा फंड जो है उसका चुनाव किया जा सकता है, यानी कि इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स। अब इक्विटी फंड्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो उसका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। डेट फंड्स जैसे कि बता रहा है कि पैसा बॉन्ड और जो सरकार की सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज में इसका निवेश किया जाता है। अब हाइब्रिड फंड, जैसे हम कहते हैं ना, हाइब्रिड मोड में क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि इसका पैसा इक्विटी डेट दोनों में लगाया जाता है, और क्योंकि ये बाजार से ताल्लुक रखते हैं, अब इसमें अगर देखें तो 5 साल से ज्यादा के लिए अगर आप टाइम होराइजन रख रहे हैं तो ये आपको बेहतर रिटर्न्स देगा। डेट फंड की अगर हम बात करते हैं तो 6 महीने से 3 साल के लिए जो आप समय सीमा तय करते हैं, उस लिहाज से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और वहीं हाइब्रिड, अब इसमें जोखिम के साथ साथ रिटर्न दोनों संतुलित है, क्योंकि आपका जो पैसा है, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए के हिसाब से निवेश किया तो 50-50 रुपए इन दोनों ही फंड्स में निवेश होते हैं। इक्विटी फंड्स की अगर बात करते हैं तो रिटर्न यहां पर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, उतार चढ़ाव ज्यादा है। डेट फंड्स की अगर बात की जाए, जोखिम यहां कम है और रिटर्न भी यहां पर स्थिर है। ऐसे में हाइब्रिड फंड्स की अगर बात की जाए तो बाजार गिरने पर यहां पर नुकसान जो है निवेशक को वो कम होता है, क्योंकि आपका आधा पैसा डेट फंड्स में जो कि सरकारी सिक्योरिटीज है उसमें निवेश होता है और बाकी आधा इक्विटी में। इक्विटी फंड्स में हमेशा से कहा जाता है कि जब आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हो, तो इसलिए जल्दी पैसा निकालना सही नहीं माना जाता। डेट फंड यानी कि आपका फाइनेंशियल गोल अगर शॉर्ट टर्म है तो आप जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना चाहते हैं, अगर ये आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प है एसआईपी के जरिए। हाइब्रिड, जो नए निवेशक हैं, जो अभी बाजार को समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि किस तरह से निवेश के रास्ते को एक अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए हाइब्रिड फंड जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसी पे बात कर रहे थे आशुतोष जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर हाइब्रिड फंड की बात की, डेट फंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने यहाँ पर बात की इक्विटी फंड्स की। जब पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है, उस पोर्टफोलियो का निर्माण हम इन फंड्स के लिहाज से कैसे कर सकते हैं अगर हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं? जी, तो एक शुरुआती निवेशक के लिए मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है कि बहुत कंफ्यूज ना हो, कीप इट सिंपल, बड़ा सरल और सुगम जरिया अपनाएं, और वो है हाइब्रिड फंड। आपको एक ही फंड में इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव में भी ये थोड़े ज़्यादा स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनमें डेट कॉम्पोनेंट होता है। तो जो इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, तो देखा गया है कि जब भी इक्विटी बाजार में भारी गिरावट होती है, हाइब्रिड फंड्स हमेशा मार्केट से थोड़ा कम गिरते हैं, थोड़े ज़्यादा स्टेबिलिटी से चलते हैं। तो एक शुरुआती निवेशक जिसको मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स एक बढ़िया जरिया है। ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, कितना इक्विटी कितना डेट, वो लगातार इनके बैलेंस पर नियंत्रण बना के रखते हैं। तो जो हाइब्रिड्स में भी बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि करीब 50% पैसा डेट, 50% इक्विटी जी, तो ये बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड्स हैं, एक शुरुआती निवेशक के लिए ये बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। वादवा साहब, क्योंकि कई ऐसी जो इक्विटी लिंक्ड सिस्टमैटिक प्लानिंग यानी ईएलएसएस की जब हम बात करते हैं, उसमें टाइम पीरियड कम होता है, तो ईएलएसएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है निवेशक के लिए, अगर वो जैसे कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और उसका रिस्क एपिटाइट कम है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला, ईएलएसएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है। बट जैसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ, क्योंकि उसकी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी कम होती है। अचल जी, हम हमेशा कहते रहे हैं, एक थंब रूल है, 100 माइनस योर एज शुड बी इन द इक्विटी मार्केट। सर, इससे तो फिर हमारी एज पता चल जाएगी ना। हाँ, वो हम बताएं वो एक तरीका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, सपोज आपकी उम्र 70 साल है, तो आप इक्विटी में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं ले सकते। तो 100 माइनस 70 साल, तो 30% आपका 100 रुपए है, तो 30% ही आप इक्विटी मार्केट में लगाएं। ये थंब रूल है, कई सालों से हम बोलते हैं, स्कूलों में हमने यही पढ़ा कि ये थंब रूल है, इसको फॉलो करें। और नए निवेशक के लिए हाइब्रिड फंड, और उसके अंदर भी बैलेंस एक कैटेगरी होती है, जिसमें वो बैलेंसिंग करते रहते हैं। जो आपके एसेट मैनेजर हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो आपका बैलेंस करते रहते हैं डिफरेंट सेक्टर के अंदर। देखिए, इंडिया एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए नए सेक्टर यहाँ पर आ रहे हैं,
जैसे एक डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एनर्जी जी। अभी वॉर के बाद हमने देखा है कि बहुत एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और इसी तरह से एनर्जी जैसे हमने बोला, डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पूरा वर्ल्ड अपने आप को कैपेबल बना रहा है इस वॉर के बाद और देखने के अंदर। तो ये नए नए सेक्टर हैं, आपके लिए अपने आप बड़ा मुश्किल होता है इनको आइडेंटिफाई करना और इस पे इन्वेस्टमेंट करना। तो आप अगर बैलेंस फंड लेते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करना है, पहले तो सबसे पहला है कि स्टार्ट करें। उसके अंदर डाइवर्सिफाइड फंड, बैलेंस फंड, आपको कोई थीमेटिक, जैसे कोई इन्वेस्टर हैं वो एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं और वहाँ वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वहाँ वो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस सेक्टर के अंदर। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पहले जरूरी है। गुप्ता साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज है, बड़े हाथी हैं, अगर उन कंपनीज की जो अगर हम फंड मैनेजमेंट देखें, उनके अपने फंड्स भी होते हैं, तो क्या ये तरीका सही होता है, या फिर जिन कंपनियों के वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्केट में भी प्राइसिंग जो है उतार चढ़ाव की वजह से कम है, वहाँ पर खरीदना जो है वो आपके लिए समझदारी का एक सौदा साबित हो सकता है? देखिए, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली, आपके पास एक रकम इतनी इकट्ठा होनी चाहिए जिससे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स का खुद ही बना पाएं। क्योंकि आप अगर मात्र 2-4 कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मार्केट में जोखिम ले रहे हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक बेस कैपिटल की ज़रूरत है। दूसरा, ये जो आपने कहा स्टॉक मार्केट की समझ, किन कंपनीज का बिजनेस अच्छा है और उनके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे दाम पे मिल रहे हैं, ये डिसीजन आसान नहीं है। ये बहुत अनुभव के साथ, बहुत जांच परख करने के बाद आता है। तो शुरुआती निवेशक मेरे राय में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। उनके लिए आजकल म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा साधन है जिसमें ये सारे डिसीजन उन्हें नहीं लेने, और वो मात्र 500 रुपये, 100 रुपये से भी अपनी मासिक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे डिसीजन की कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं, क्या वो अच्छे दाम पे मिल रहे हैं, कब उनको बेचने का वक्त आ गया है, ये सारे डिसीजन आप फंड मैनेजर पर बड़ी सरलता के साथ छोड़ सकते हैं। तो मेरी राय में तो आपको म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। गुप्ता साहब, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग कंपनीज के होते हैं, क्या उसमें भी एसेट एलोकेशन, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से है, ये सारे रूल्स जो हम स्टॉक मार्केट के निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर भी लागू होंगे? जी नहीं, म्यूचुअल फंड की अपनी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, क्या वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, आपके निवेश से म्यूचुअल फंड कंपनी के की बैलेंस शीट कैसे है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। एक एएमसी मात्र एक कंपनी है जिसको आपने अपना पैसा दिया है मैनेज करने के लिए। तो एक तरह का आप समझिए कि आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, आपने फंड कंपनी को हायर किया है अपना पैसा निवेश करने के लिए। जब आप फंड का चुनाव करते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि इस फंड का चढ़ते बाजार में, बढ़ते बाजार में पिछले सालों में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या वो ट्रू टू मैंडेट है, जो वो कहते हैं हम करेंगे, कितना पैसा इक्विटी में लगाएंगे, कितना पैसा डेट में लगाएंगे, क्या वो ईमानदारी से वो काम करते आए हैं और उन्होंने चढ़ते और बढ़ते बाजार में आपको रिटर्न कैसा दिया है, क्या कभी बहुत ख़राब प्रदर्शन की मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा आपको रेड फ्लैग दिखता है। तो आप मोटा मोटा कुछ ही जानकारी के हिसाब से एक फंड का चुनाव कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर इसमें एक थंब रूल तो साफ ये समझ में आता है कि जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, राइट एजेस की आप उसे अर्ली एज से स्टार्ट करें, और जिस तरह से विकल्प हमने आपको बताए, दोनों ही विकल्प आपके लिए निवेश के रास्ते पर आगे लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए और मनी मंत्र में आपने अपने तमाम विचार डीडी न्यूज़ के साथ साझा किए। तो कोशिश यहाँ पर यही करते हैं, हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम उन सब्जेक्ट्स को आपके पास लेकर आएँ जिससे आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को मैनेज कर पाएँ। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके जो 5 फायदे क्या हैं, यानी कि सुरक्षित निवेश की जब हम बात करते हैं, ये आपके लिए पहला फायदा, इसके साथ साथ तय कमाई,
फिर जब हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कैपिटाइट थोड़ा कम हो, इतनी ज़्यादा रिस्क हम नहीं लेना चाहते, तो इस जोखिम की चिंता से मुक्त रखती है आपको एफडी। और साथ ही साथ आपके पैसे जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। इससे बड़े सोने पे सुहागा जैसा क्या हो सकता है। और ये हर उम्र के लिए सही है, यानी कि आपका जो अगर उम्र की सीमा है, अगर आप उसमें एफडी को निवेश के तौर पर अपना रहे हैं, ये आपके लिए अहम विकल्प है। चलिए, तो बात की एफडी की, लेकिन एसआईपी के 5 वो गोल्डन रूल्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहला कि लंबे समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक आप बड़ा कॉर्पस, बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट इकट्ठा करते हैं। हर महीने आपके अंदर वो एक माइंडसेट सेट हो जाएगा कि भाई मुझे हर महीने इतनी एक मुश्त रकम निकालनी है जो मेरी सेविंग है, यानी कि निवेश है। अब उसमें सबसे अच्छा ये है कि समय के साथ आप उस रकम को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बाजार गिरने पर, मान लीजिए अगर बाजार वॉलेटाइल है, तो घबराकर एसआईपी बंद ना करें। और साथ ही साथ जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप फंड का चुनाव करें कि आपको डेट फंड ज़्यादा सूट करता है, इक्विटी या फिर हाइब्रिड फंड। और इस तरह से अगर आप रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को रखते हैं दिमाग में, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होगी। तो आज मनी मंत्र में इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हम कोशिश करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कुछ और नया मुद्दा आप तक लेकर आएं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।